वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रेशो एनालिसिस चैप्टर को हम रीड कर रहे हैं। रेशो एनालिसिस के बारे में हमने बताया था कि इट शोज़ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स। और जो रेशो एनालिसिस होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो कि आपके बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको रीड करने या एनालिसिस करने का एक मेथड है। इसमें आप रेशो एनालिसिस में जो पढ़ते हैं वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स के बीच में एक रिलेशन बनता है, उसको आप इंटरप्रेट करते हैं और उससे आप बिज़नेस की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो। इसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो में लिक्विडिटी रेशो, लिवरेज रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होते हैं। इसमें कल के चैप्टर में हमने बात की थी लिक्विडिटी रेशो की, और लिक्विडिटी रेशो में हमने करंट रेशो, क्विक रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो के बारे में स्टडी की थी। आज हम इसी क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज़ का सेकंड वाला पॉइंट लिवरेज रेशो को स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड लिखा है लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो भी कहते हैं इसको, और इसको सॉल्वेंसी रेशो भी कहा जाता है। लिवरेज रेशो को समझने से पढ़ने से पहले हम लिवरेज के बारे में बात करते हैं। लिवरेज जो वर्ड है इट इज़ बेसिकली ओरिजिनेटेड बाय द लीवर। आपने कोई एक मशीन देखी होगी जिसमें वज़न हम कैरी करने के लिए, यानी वज़न को उठाने के लिए लीवर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हमारी जो बिज़नेस होता है, हमारा जो एंटरप्राइजेज़ होता है, हमारा जो फर्म होती है, उसमें भी उसके वेट यानी दायित्वों को उठाने के लिए लीवर को काम में लिया जाता है। लीवर से आशय इक्विटी शेयर कैपिटल और आउटसाइडर कैपिटल। देखिए, कैपिटल को हम इस बुक में कई भागों में बांटेंगे। जैसे हम बात करेंगे ऑनर्स कैपिटल और आउटसाइडर कैपिटल। जैसे ऑनर्स कैपिटल मींस हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है कि प्रॉफिट का वो पार्ट। देखिए, जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है डिविडेंड और दूसरा होता है जो कंपनी अपने पास रख लेती है। सपोज़ कीजिए कि कोई प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, और उसमें से कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 50 रुपीज़ दिए और 50 रुपीज़ अपने पास कंपनी ने अपने पास रख लिया है, तो उसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो ऑनर्स कैपिटल होती है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर ऑनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के मालिक होते हैं, इसलिए उनकी जो कैपिटल होती है वो ऑनर कैपिटल है। प्लस अगर कोई प्रॉफिट है कंपनी ने अपने पास रख लिया है शेयर होल्डर्स को ना देकर, तो वो भी स्वामी का हिस्सा होगा, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग ये ऑनर्स कैपिटल होते हैं। जहां हम बात करते हैं आउटसाइडर कैपिटल की, यानी बाहर वालों की पूंजी, तो बाहर वाले की पूंजी से आशय आप खुद ही देख लीजिए कि बाहर वालों की पूंजी से आशय हो गया आपका डिबेंचर्स, ठीक है ना, और लोन, बॉन्ड, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आउटसाइडर कैपिटल कहलाती है। तो लिवरेज में हम इन्हीं दोनों कैपिटल के रिलेशंस को पढ़ेंगे कि आउटसाइडर कैपिटल और ऑनर कैपिटल के बीच के रिलेशन के बारे में इस रेशोज़ में चर्चा की जाएगी। इसे सॉल्वेंसी रेशो भी कहा जाता है। सॉल्वेंसी रेशो का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, मतलब हो गया दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात। यदि लॉन्ग रन में किसी भी प्रकार की हमारे पास लाइबिलिटीज़ आ जाए तो उसको पे करने के लिए हमारे पास कितनी एसेट्स है। लिवरेज रेशो इक्विटी शेयर होल्डर, यानी जो आपके ऑनर हैं,
और आपके डिबेंचर होल्डर है, इनके बीच में रिलेशन बनाता है। ये रिलेशन जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सिक्योरिटी कवर का काम करता है। ये रेशो, लिवरेज रेशो, ऋणदाता यानी डिबेंचर होल्डर्स को बताता है कि उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसके कंपैरिजन में ऑनर्स कैपिटल कितनी है। यानी अगर आप देखें तो ये इससे पता चल जाएगा कि आउटसाइडर कैपिटल्स और ऑनर्स कैपिटल कितनी है। इसके लिए आगे के चैप्टर में हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वर्ड को यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ फ़िलहाल इतनी ही बात करते हैं कि जो लिवरेज रेशो होते हैं ये इट शोज़ रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर कैपिटल और ऑनर्स कैपिटल। आउटसाइडर कैपिटल्स में आपके डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड्स वगैरह आते हैं, जबकि ऑनर्स कैपिटल में आपके इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग्स और रिटेन अर्निंग्स भी शामिल होती है। इस जब चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस पोर्शन में तो हम डेब्ट इक्विटी रेशो को पढ़ेंगे। डेब्ट इक्विटी रेशो जो डिबेंचर और इक्विटी शेयर्स के रेशो को बताएगा कि कितना आउटसाइडर कैपिटल है और कितना ऑनर्स कैपिटल है। प्रोप्राइटरी रेशो इसके बारे में बताएगा। फिक्स्ड एसेट्स रेशो कितनी है ये बताएगा। सॉल्वेंसी रेशो जब यूज़ किया जाता है कि कंपनी की लाइबिलिटीज़ अगर पे नहीं हो पाती है तो कंपनी को बैंकरप्ट किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के पास कितनी एसेट्स है इसका हम सॉल्वेंसी रेशो से पता लगाते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशो, जैसे कि आपको पता है कैपिटल गियरिंग यानी इस वाले रेशो में हम समझेंगे कि कब कौन से टाइप की कैपिटल को यूज़ किया जाना चाहिए। यानी अगर आप मंदी की अवस्था में हैं, आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है तो कौन सी कैपिटल को यूज़ करना चाहिए, और अगर आप इस विधि ऐसी कंडीशन में है जब आपका बिज़नेस अच्छी तरह रन कर रहा है तो आपको कौन सी कैपिटल को यूज़ करना चाहिए। ये हम कैपिटल गियरिंग रेशो में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डेब्ट सर्विस रेशो है, आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो है, कैश टू डेटर सर्विस है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम डेब्ट इक्विटी रेशो की। देखिए, डेब्ट इक्विटी रेशो मीनिंग है दिस रेशो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर फंड्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस थिंग अर्लियर कि कितना डेब्ट और शेयर होल्डर फंड और डेब्ट इक्विटी के बारे में बताता है। ऑब्जेक्टिव है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग दिस रेशो इज मेजर टू relative proportion of debt and equity in financing the assets of firm। इस रेशो को निकालने का उद्देश्य प्रोपोर्शन ज्ञात करना है कि डेब्ट कितना है और इक्विटी कितना है। इसमें कंपोनेंट जो लेते हैं हम, यानी डेब्ट इक्विटी रेशो को जो फाइंड आउट किया जाता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरह के फंड्स होंगे। एक तो डेब्ट फंड होगा, डेब्ट फंड को हम यहाँ आउटसाइडर फंड से रिलेट कर रहे हैं, और दूसरा होगा इक्विटी फंड, यानी इक्विटी जो होगा वो शेयर होल्डर फंड्स को बताएगा। डेब्ट यानी आउटसाइडर फंड में हम जब बैलेंस शीट को सॉल्व करेंगे तो बैलेंस शीट में से हम कौन से आइटम लेंगे वो यहाँ है, जैसे डिबेंचर्स है, बॉन्ड है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सब आपके आउटसाइडर फंड्स होंगे। जबकि शेयर होल्डर फंड्स को निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये प्रोफेशनल आ गया, सॉरी, इसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रीड करना है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, यानी समता अंश प्लस पूर्वाधिकार अंश प्लस संचय और लाभ माइनस काल्पनिक परिसंपत्तियाँ। यहाँ काल्पनिक संपत्तियों का मतलब होता है एकत्रित हानियाँ,
डेफर्ड एक्सपेंसेस या कोई नाम मात्र की जो संपत्तियां होती है उनकी बात कर रहे हैं। इसको निकालने का जो फॉर्मूला हमारे सामने है वो है डेब्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल्स टू डेब्ट अपॉन इक्विटी, या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं एक्सटर्नल इक्विटीज़ अपॉन इंटरनल इक्विटीज़, यानी आउटसाइडर फंड्स डिवाइडेड बाय ऑनर्स फंड। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या दूसरे फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोविंग डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। इससे पहले आज हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मूले को कैसे रीड करें। नेक्स्ट वाली जो स्लाइड्स होंगी, नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तब तक आप इन रेशोज़ को थोड़ा सा लर्न भी कर लें। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो को स्वामित्व अनुपात कहा जाता है। दिस रेशो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन नेट वर्थ एंड टोटल टेंजिबल एसेट्स। हमारे पास, आपको पता है, जैसे हमारे पास जो एसेट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वी कैन फील एंड टच, इंटेंजिबल एसेट्स वी कांट फील, वी कांट टच बट वी कैन फील। जिसमें आप टेंजिबल में जो जितनी भी मूर्त संपत्ति हैं उनको रखते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स में अमूर्त संपत्ति जैसे गुडविल और इन चीज़ों को रखा जाता है। ये जो प्रोप्राइटरी रेशो होता है ये स्वामी पूंजी की कुल संपत्ति, यानी जो ऑनर्स कैपिटल है उसकी नेटवर्थ, या आप इसे कहें शेयर होल्डर फंड्स जितना है उसका टोटल टेंजिबल एसेट से रिलेशन फाइंड आउट करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल टेंजिबल एसेट्स। इससे पहले वाली स्लाइड में अगर आपने देखा होगा तो प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटर फंड और इक्विटी कैपिटल दोनों एक ही है। यहाँ वही चीज़ लिखी है कि प्रोप्राइटर फंड यानी इक्विटी इज इक्वल्स टू डेब्ट इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल टेंजिबल एसेट्स। यदि आप इसको देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। आपके पास तीन तरीके से फॉर्मूले हैं जिनका एक ही आशय है। जहाँ तक आप बात करें टोटल टेंजिबल एसेट्स की, तो जब बैलेंस शीट को हम लेते हैं तो बैलेंस शीट में से इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल वगैरह को हटा दिया जाए और उसके बाद जो टेंजिबल एसेट्स बनती है उसका ये टोटल है। इस प्रकार हम प्रोप्राइटरी रेशो को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ नेटवर्थ का मतलब भी लिखा हुआ है कि नेटवर्थ इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है, ये सारे आपके इसमें शामिल हो गए। दूसरा, जब टोटल कैपिटल निकालेंगे तो वही है कि टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। इंटरप्रिटेशन, इसका आंसर कैसे निकलेगा? जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो प्रोप्राइटरी रेशो का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होगा कि दिस रेशो शोज दी दैट हाउ मच कैपिटल इज़ इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस के अंदर स्वामियों द्वारा कितनी पूंजी लगाई गई है इसका पता चलेगा। हायर रेशो मीन्स साउंड पोजीशन ऑफ बिजनेस। यदि देखिए प्रोप्राइटरी रेशो अगर हायर है, ज़्यादा है, तो ये बताएगा कि बिजनेस की जो पोजीशन है वो बहुत साउंड है। मतलब इक्विटी शेयर जब ज़्यादा होगी यानी प्रोप्राइटरी फंड ज़्यादा होगा और इक्विटी शेयर कैपिटल डिबेंचर कैपिटल की तुलना में ज़्यादा होगा तो कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा।
और अगर सपोज़ ये कम है और इक्विटी शेयर कैपिटल कम है और डिबेंचर शेयर कैपिटल है ज़्यादा, तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो आउटसाइडर के इंटरफेरेंस और प्रेशर की वजह से थोड़ा सा नुकसानदायक रहेगा। यानी अगर डिबेंचर होल्डर्स ज़्यादा होंगे तो उनका बिजनेस में इंटरफेयर बना रहेगा और प्रेशर भी बना रहेगा। तो ये जो रेशो है ये प्रोप्राइटर्स को बताता है कि अगर प्रोप्राइटर्स का इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा है तो उसके बिज़नेस की जो कंडीशन है वो बहुत साउंड होगी। थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आगे वाले को बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके दूसरे रेशोज़ जैसे फिक्स्ड एसेट्स रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो। थैंक यू फॉर टुडे।